नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन एक्सरसाइज के बारे में जो एक पैरालिसिस के पेशेंट को, जो एक स्ट्रोक के पेशेंट को करनी चाहिए अपने लेग में दोबारा से पावर लाने के लिए, दोबारा से ताकत लाने के लिए। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे और देखते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज पेशेंट को मैक्सिमम हेल्प कर सकती है। हर पेशेंट के घर में इतना स्पेस नहीं होता, कोई सेकंड फ्लोर पे रहता है, कोई थर्ड फ्लोर पे रहता है, कभी मौसम बाहर ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, कभी बारिश होती है, तो हर टाइम घर से बाहर जाके वॉक करना हर किसी पेशेंट के लिए फिजिबल नहीं होता। तो हम आपके लिए ऐसी एक्सरसाइज लेकर आए हैं जो आप कहीं पर भी खड़े होकर आराम से कर सकते हैं। इसमें अपने अंदर होने वाली इंप्रूवमेंट को भी देख सकते हैं और इसमें चेंजेस को नोटिस भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज की और देखिए कि इसको कैसे करना है। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई भी पेशेंट पैरालिसिस का इसे घर में आराम से कर सकता है, चाहे आपके लेग में पावर कम हो ज़्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप जो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि जो मेरा राइट साइड है वो पैरालाइज्ड है, इसमें ताकत कम है, तो मुझे इसमें पावर लेकर आनी है। इसमें पावर लाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो आपकी सही साइड है उसकी तरफ हम एक टेबल या चेयर सॉलिड रखेंगे, जिससे पेशेंट को एक स्टेबिलिटी मिले रहे, पेशेंट को गिरने का डर ना हो। एक बार आप इसको रख लेंगे तो उसमें आपने अपना हाथ रखना है और आपने अपनी ही पोजीशन में खड़े खड़े अपने लेग को रेस करना है, कुछ इस तरह से। ये कुछ एक्सरसाइज लेफ्ट राइट लेफ्ट जैसी है जो हम स्कूल में किया करते थे। तो जब पेशेंट इसको करना शुरू करेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है, उसका हो सकता है कि पैर थोड़ा बाहर जाए, थोड़ा कम उठा पाए, मगर अगर पेशेंट जब इसको करता रहता है तो पेशेंट में इसमें आराम देखने को मिलता है। ये कितनी देर करनी है, कितनी देर नहीं करनी, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट में कितनी ताकत है। जब आपका पेशेंट ये लेफ्ट राइट लेफ्ट एक्सरसाइज कर रहा हो तो आप इसको वर्बल कमांड भी कर सकते हैं। अब वर्बल कमांड का जो असर होता है वो बहुत अच्छा देखा जाता है कि पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट तेजी से आनी शुरू होती है। तो इस वर्बल कमांड को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्सरसाइज लेफ्ट राइट लेफ्ट जैसी है। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो जितना जोर से आप बोलेंगे तो पेशेंट उतना तेजी से रिस्पॉन्ड करता है। तो लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। कुछ एक्सरसाइज के लिए कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, बस आपको एक टेबल की जरूरत होती है, वो भी इसलिए कि पेशेंट को थोड़ा सा इसमें स्टेबिलिटी महसूस होती रहे। अगर पेशेंट के लिए ये एक्सरसाइज करना आसान है, पेशेंट बहुत आराम से कर पा रहा है, और पेशेंट को दिक्कत होती है बैलेंसिंग में कि पेशेंट जब चलता है तो उसे डर लगता है कि वो गिर जाएगा, वो जब चलता है तो उसे स्टिक लेनी पड़ती है, जब चलता है तो उसे सहारा लेना पड़ता है, तो उसको भी आप इस एक्सरसाइज से दूर कर सकते हो। इसमें आपने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होगी। आपने 2x2 का फॉर्म का पीस लेना होगा, 1 से 1.5 इंची मोटा, और आपने उसको जहाँ एक्सरसाइज करनी है वहाँ पर आप उसको रख देंगे। अब इस पीस के ऊपर जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आपके एग्जांपल के लिए मैं थर्माकोल का एक छोटा सा पीस यूज़ कर रहा हूँ, मगर आपने यूज़ करना है फोम का 1.5 से 2 इंची का फोम का पीस आपने यूज़ करना है, और उसको आपने रखना है जिस स्पॉट पे आप पेशेंट से लेफ्ट राइट लेफ्ट करवा रहे हैं, बिल्कुल टेबल के साथ। अब पेशेंट को आपने इस पर खड़ा करके करना है लेफ्ट राइट लेफ्ट। इससे होगा ये कि पेशेंट की जब टो एंकल इस पे पड़ेगा तो सॉफ्ट सर्फेस होने की वजह से पेशेंट को बैलेंसिंग करने में दिक्कत महसूस होगी, और यही जो दिक्कत वो फेस करेगा वो आपके ब्रेन में सिग्नल भेजेगा कि ये दिक्कत आप फेस कर रहे हो। तो इसके लिए जो आपको मसल्स के अंदर चेंजेस चाहिए, मसल्स की कनेक्टिविटी में जो चेंजेस चाहिए, वो ब्रेन करना शुरू कर देगा और पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाता है। ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। पेशेंट को चाहिए होता है एक टेबल या चेयर जो सॉलिड उसके साइड खड़ी रहे। ये आपने पेशेंट की उस साइड रखना होता है जहाँ पेशेंट को पैरालिसिस नहीं है। मान लो कि मेरी सीधी तरफ पैरालिसिस है तो मैं इसे उल्टी तरफ रखूँगा। उसे उल्टी तरफ रखने के बाद हमने पेशेंट को सिर्फ इतना बोलना है कि आप अपने पैर को जितना हाइट पे उठा सकते हो उसको उठाओ। अब मैं इसको 90 डिग्री करने की कोशिश करता हूँ। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरा 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर पेशेंट को बोलना है कि इसको आप मैक्सिमम जितना उठा सकते हो उठाओ। उठाने के बाद बहुत सिंपल है आपके लिए। अगर लगता है कि ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं, तो इसको कीजिए, क्योंकि ये आराम से आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें आपका ब्रेन अपनी हर एक छोटी मूवमेंट को पहचान रहा होता है। पेशेंट को आपने जब एक्सरसाइज करवाओगे, अगर पेशेंट में आप इससे भी फास्टर रिकवरी देखना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना होता है। पेशेंट जहाँ एक्सरसाइज कर रहा होता है उसके सामने आपने लगाना होता है फुल लेंथ का मिरर। अब एक शीशा लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है, अब इस बात को समझने की कोशिश करो कि ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे अपनी चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करता है।
जब आप अपनी आईज से देखते हो कि आपका पैर बाहर की तरफ जा रहा है तो ब्रेन उसको देख लेता है। आप बिना शीशे के इस चीज़ को कभी नोटिस नहीं कर पाओगे, पेशेंट कभी नोटिस नहीं कर पाएगा, मगर जब पेशेंट खुद नोटिस करता है कि उसका पैर बाहर की तरफ जा रहा है और हर स्टेप पे उसको देख रहा होता है, तो ब्रेन ऑटोमेटिक तरीके से इसको अंदर लाने की कोशिश करता है। ये एकदम नहीं होता, हर कदम जो आप बढ़ाओगे शायद उसमें कुछ मिलीमीटर का फर्क आएगा, मगर ये जो छोटे छोटे मिलीमीटर जुड़ते चले जाते हैं और पेशेंट का पैर अंदर की तरफ आना शुरू कर देता है। जब पेशेंट देखता है कि उसका एक पैर तो बहुत ऊपर जा रहा है, दूसरा नहीं जा पा रहा, तो ब्रेन ऑटोमेटिक तरीके से उस पर काम करना शुरू करता है। पेशेंट अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखता है, मिरर सामने लगाता है और ये एक्सरसाइज को करता है, पेशेंट में रिकवरी फास्ट देखी जाती है। अब मान लो कि मेरा राइट हैंड साइड जो है वो पैरालाइज्ड है, तो अब मैं जो आपको एक्सरसाइज बताऊंगा उसी हिसाब से बताऊंगा और आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो आपने कुछ नहीं करना, आप एक स्टेबल चेयर ले लीजिए या इसकी जगह आप टेबल भी ले सकते हैं। टेबल के साथ पेशेंट को खड़ा कर पेशेंट को बोलिए कि अपना जो पैरालिसिस वाली साइड है उसको उठाने की कोशिश करें, कुछ इस टाइप से। अब ये एक्सरसाइज आपको देखने में तो आसान लग सकती है कि बहुत आराम से हो जाएगी, मगर एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए आसान काम नहीं होता। अगर आप इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखिए तो यहाँ की जो मसल्स होती हैं जो बाहर की तरफ आपकी लेग को पुल करती हैं, उन पर स्ट्रेन पड़ना शुरू होता है और यही स्ट्रेनिंग आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ देती है। मगर एक पैरालिसिस पेशेंट को चलाने के लिए, उसे दोबारा से खड़ा करने के लिए सिर्फ एक सेट ऑफ मसल से काम नहीं बनता, उसमें कई सारी एक्सरसाइजेस लगती हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी बहुत ईजी है पहले की तरह। इसमें आपने साइडवेज ना लेकर अपने नी को बेंड करके ऊपर की तरफ लेना होता है, इस टाइप से। अगर आप इसको ध्यान से एक्सरसाइज को देखेंगे तो आपकी अब इस साइड की जो मसल्स हैं वो वर्क कर रही हैं उसको ऊपर पुल करने में। तो आप इसको कितने सेट कर सकते हैं, इसको आप तो 20 टाइम्स कर सकते हैं एक टाइम में, और अपनी मसल्स के हिसाब से देखिए कि आप इसे कितनी बार करना चाहते हैं। जब आपको लगे कि आपको थकावट हो रही है, मसल्स में पेन हो रहा है, तो वो आपका पीक लेवल होता है, वहाँ पर जाकर हमें एक्सरसाइज को रोक देना चाहिए या वहाँ पर जाकर थोड़ा सा हमें रेस्ट लेना चाहिए। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये एक्सरसाइज भी पहले की तरह बहुत इजी है, इसमें आपने कुछ नहीं करना होता। इसमें लेग को अपने पीछे की तरफ लेके जाना होता है, फिर आगे की तरफ लेके जाना होता है, फिर आप सेंटर में लाके रेस्ट कर लेते हैं। तो आगे पीछे रेस्ट, आगे पीछे रेस्ट, इस तरह से आप ना सिर्फ आगे की मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं बल्कि पीछे की मसल्स की भी एक्सरसाइज इसमें काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको किसी भी चेयर की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको चाहिए वॉल। आप किसी भी वॉल का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ऐसी सरफेस का यूज़ कर सकते हैं जिससे आप अपनी बैक को टेक लगा सकें। टेक लगाने के बाद, क्योंकि पेशेंट को सपोर्टेड बैठना होता है, बैठ पाता है, अगर से आप कहोगे कि वो खुद बैठ जाए तो शायद वो नहीं कर पाएगा। तो आपने क्या करना है, वॉल के साथ खड़ा होना और बैठना है। बैठ गया पेशेंट, उसके बाद सपोर्ट लगाते ही खड़ा होना है, क्योंकि पेशेंट पीछे की तरफ गिरने के जो चांसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। खड़े होने और बैठने में अगर वॉल की असिस्टेंस मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाती है, तो पेशेंट पीछे की तरफ गिर नहीं पाता। और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपकी लेग की हर एक मसल की एक्सरसाइज हो जाती है। इस एक्सरसाइज का आपने ध्यान के रखना है, इसे बहुत ज़्यादा ना करें क्योंकि इसकी वजह से आपकी मसल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। अपनी लिमिट से हमेशा हाफ एक्सरसाइज हर पेशेंट को करनी चाहिए। तो अगर आप एक्सरसाइज सारी शुरू करते हैं, क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट के अंदर ये जो लिमिट होती है काफ़ी घट जाती है, तो अगर जो आपकी लिमिट अब है, अगर आपको लगता है कि आप अपनी लिमिट के हिसाब से हाफ कर चुके हैं, दैट्स सफिशिएंट, आप उसको रखिए। फिर से थोड़ा सा वेट करके, थोड़ा सा रेस्ट कर 2-4 घंटे का रेस्ट कर आप दोबारा से एक्सरसाइज कर सकते हैं। मगर अगर आप अपनी पूरी लिमिट को कंज्यूम अप कर जाएंगे तो आप शाम की एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे, यानी दोबारा नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप ये 2 इंच का इलास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं आज आपको ये मार्केट में रबर का बैंड आता है, इससे आपको कैसे एक्सरसाइज करनी है उसके बारे में बताऊंगा। आपने कुछ नहीं करना, पेशेंट को आराम से बिठा देना है। पेशेंट को बिठाने के बाद इससे आपने अपने पैर पे थोड़ा सा प्रेशर देना है। तो आपने इसको रखा और पीछे की तरफ पुश किया और ये आगे की तरफ पुश करना है। पैर पीछे अपने आप आएगा, मगर आपने इसको आगे की तरफ धकेलना है। इससे करते हैं तो आपकी जो नी की जो मसल्स हैं, नी के जो लिगामेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं।
अगर पेशेंट की हिप जॉइंट में दिक्कत है कि उसकी हिप जॉइंट ही नहीं चलता, ये वाली मूवमेंट ही नहीं पाती, पैर को आगे नहीं बढ़ा पाता, तो पेशेंट को असिस्टेड यानी कोई इसकी मदद करेगा, उसके पैर को आगे की तरफ धकेलेगा तो वो पेशेंट चल पाता है। वो मैं आपको अभी करके एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। मान लो ये पेशेंट है, पेशेंट का जो ये वाली तरफ है यानी सीधी तरफ पैरालिसिस का अटैक पड़ा हुआ है, पैरालिसिस की वजह से ये टांग काम नहीं करती, तो पेशेंट को हमने असिस्टेड करवाना होता है। दो तरीके होते हैं, या तो पेशेंट की बेल्ट पकड़कर आप इसे लिफ्ट करवाएं दूसरी तरफ से, जैसे ये पेशेंट है, मैं इसकी दूसरी तरफ आऊंगा और यहाँ पर इसकी जो बेल्ट है जो पहनते हैं इसको पकड़ेंगे और इसके बाद इसको उठा के हम पैर को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो हमने क्या करना है, पेशेंट का ये जो पेल्विस है पकड़ना है, बेल्ट से पकड़ना है और इसे लिफ्ट करना है आगे की तरफ। इस तरह से हम इसको असिस्टेड हम हिप जॉइंट की मूवमेंट्स को कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि पेशेंट का हमने शोल्डर में लिया, अब इसकी लेग को हम पीछे से पुश करेंगे, अगला वो वाला पैर बढ़ाओ, पेशेंट ये वाला पैर बढ़ा लेते हैं, इसके बाद हम इसको पीछे से असिस्टेड कर हम चला लेते हैं। इस प्रकार से जो हिप में जो मूवमेंट है जो नहीं है हम लेकर आ सकते हैं, पेशेंट को चला सकते हैं। पेशेंट जितना चलेगा उतना ही इसमें इंप्रूवमेंट आएगी। पेशेंट अगर बिल्कुल नहीं चल सकता तो भी आपने चलाना है, जितना आप चलाओगे उतना तेजी से पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। ये 1.5 इंच का इलास्टिक है, 10 रुपये मीटर मिलता है, मैंने 4 मीटर ले रखा है। ये तकरीबन मेरी हाइट जितना है, डबल करने पे मेरी हाइट से भी लंबा है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इससे हम फुट ड्रॉप को मैनेज करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, आपने दोनों साइड से इक्वल लेंथ ले ली, दोनों साइड से इक्वल हो गया। उसके बाद आपने अपने जो पैरालिसिस वाला पैर है उस पर इसको बांधना है। पहला क्रॉस किया आपने, इसको पैर के पीछे लेके गए, टाइटली चलाना है इसको। उसके बाद इसको ऊपर लेकर आए, उसके बाद यहाँ पर एक क्रॉस दिया, उसके बाद उसके बाद आपने टाइट किया, इलास्टिक है खिंचाव देगा आपको, आपने इसे सेट किया पैर पे और कमर पे नॉट लगाई, पीछे एक नॉट लगा रहा हूं मैं, और इसको बेल्ट की तरह बांध लिया। अब ये जो रबर बैंड है ये मेरी मांसपेशी की तरह काम करेगा, मेरे अंदर बॉडी की मांसपेशियां काम नहीं कर रही पैर को उठाने में, मगर ये इलास्टिक मेरे पैर को मदद करने वाला है उठाने के अंदर। अगर मैं अब ध्यान दूं, मेरा पैर ऑटोमेटिकली, अगर मैं कुछ दबाव सारा हटा दूं तो मेरा पैर ऑटोमेटिकली इस पोजीशन पर आता है। इस पोजीशन के अंदर मैं इस पर कोई दबाव नहीं है, बिल्कुल लूज छोड़ रखा है, तो ये इस पोजीशन में आ जाता है। अब मेरे पैर में थोड़ी बहुत दम है, मैं इसे चला सकता हूँ, मगर अगर आप ध्यान से देखो तो मेरी एंकल पे अब दिक्कत नहीं है, फुट ड्रॉप की दिक्कत नहीं है, ये इलास्टिक बैंड इसको मैनेज करता है। प्लस में मेरा घुटना भी काम कर रहा है। अगर किसी पेशेंट में घुटने की दिक्कत है कि घुटना उसका मुड़ नहीं पाता, वो पैर को कुछ इस तरह से चलता है, उसके अंदर भी पेशेंट को क्या आराम मिलेगा कि जैसे ही पैर को वो उठाएगा वो ऑटोमेटिकली मुड़ जाएगा, उसको चलने में दिक्कत नहीं होगी, पहले से बेटर चलेगा। अब आप देखो, अब आपको लग रहा है मुझे कोई पेशेंट को ऐसी दिक्कत होगी, क्योंकि पैर ऑटोमेटिकली उठ रहा है। ये जो बैंड है ये मांसपेशियों की तरह काम कर रहा है, टेंडन की तरह काम कर रहा है, ये आपको आर्टिफिशियली सपोर्ट दे रहा है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको किसी टाइप की प्रोस्थेटिक पैर बनवाने की जरूरत नहीं है। इसका यूज करते हैं तो पेशेंट को किसी टाइप की दिक्कत नहीं होती, कोई सर्कुलेशन नहीं रुक रहा, मेरा कहीं से ब्लड सर्कुलेशन नहीं रुक रहा, चारों तरफ से ब्लड सर्कुलेशन ठीक है। थोड़ा सा दबाव जरूर होता है, मगर वो दबाव अच्छे के लिए होता है, पेशेंट को आराम भी मिल रहा होता है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती और पेशेंट का पैर मूव करने लगता है। तो पेशेंट ने बस पैर रखना है, जैसे ही वो आगे बढ़ेगा, अगला पैर आगे बढ़ेगा, दूसरा पैर ऑटोमेटिकली उठ जाएगा। मैं इस एक्सरसाइज के लिए हम यूज करने वाले हैं एक 1.5 इंची इलास्टिक का। ये 1.5 इंची मोटा इलास्टिक है, मैंने तकरीबन 1.5 मीटर ले रखा है। आप इसे थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा नहीं चलता, बड़ा आप ले सकते हैं। आप बड़े को लेकर इसके बीच सेंटर में आपने क्या करना है, एक छोटा सा आपने एक नोट लगानी होती है। मैंने दोनों साइड से इसकी छोरों को मिला दिया है और बीच में मैंने एक छोटी सी नोट लगा दी है। ये नोट इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जिसमें आपका पंजा आराम से आ सके। इससे क्या होगा कि आपका इलास्टिक छूटेगा नहीं और आपको लगेगा नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा फंदा बना लिया और मेरा पैर इसमें आराम से चला जाता है और दोनों छोर मेरे हाथ में आ जाते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपने यूज़ करना है
ऑयल का। ये ऑयल है जो हम अपने सारे पेशेंट्स को, साई संजीवनी के पेशेंट्स को मेडिसिन के साथ देते हैं। इस ऑयल को आपने पहले अपने एडी पे लगाना है जहाँ पर आपको दिक्कत है। इस ऑयल को लगाने से फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं वहाँ की जो वार्म अप हो जाएगा, एक बार वो दोबारा से तैयार हो जाएंगी एक्सरसाइज करने के लिए। अगर उनको पेन होता है, पेन में आराम मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज करने से पहले मांसपेशियों का वार्म अप बहुत ज़रूरी है। आपने थोड़ा सा ऑयल लिया, अपने हाथ से अभी आप मालिश कर सकते हैं और दूसरों से भी करवा सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपने अपने पंजे की उंगलियों की भी मालिश करनी है, क्योंकि पेशेंट की उंगलियां थोड़ी सी मुड़ी हुई भी हो सकती हैं। अगर आप अपनी पूरी तरीके से मालिश कर लें, पूरा आपका एडी है, आपको गर्माहट में उसमें महसूस होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने पेशेंट को आराम से लिटा देना है। बोलिए कि पेशेंट को आप एक फर्श पे ले सकते हैं, तख्त ले सकते हैं, जिसमें आप आराम से पेशेंट को लिटा सके। कोशिश करिए कि इस एक्सरसाइज को आप फ्लोर पे करें, एक हार्ड सरफेस में करें जहां पेशेंट को नीचे गिरने का डर ना हो, क्योंकि पेशेंट को ऊपर हाइट पर एक्सरसाइज करने में दिक्कत होती है, करवट लेता है, उसे गिरने का डर होता है। तो आप पेशेंट को आराम से फर्श पे लिटा दीजिए। उसके बाद पेशेंट को बोलिए कि आप आराम से लेट जाएं। उसके बाद ये एक्सरसाइज बैठ कर भी की जा सकती है और लेट की भी की जा सकती है। अब आप मैं बैठा हुआ हूँ और अगर मेरे पंजे की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको आराम से चला पा रहा हूँ। इलास्टिक की वजह से पंजा वापस आ जाता है, जबकि फुट ड्रॉप के अंदर दिक्कत ये हुई होती है कि पंजा पीछे की तरफ वापस नहीं आ रहा होता। मगर अगर आप इलास्टिक का यूज़ करते हैं तो आपका पंजा वापस आता है। तो आपने इसको आगे की तरफ धकेलना है जैसे आप ब्रेक लगा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को हम लेट कर भी कर सकते हैं और ये बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। इससे हमारा जो ड्यूरेशन होता है एक्सरसाइज करने का वो बढ़ जाता है। अब आपने क्या करना है, दोनों इलास्टिक के छोर अपने हाथ में पकड़ने, आराम से लेटना है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 के सेट्स करने हैं। 3 से 4 सेट कर सकते हैं। 60 से 80 बार आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ की जो मांसपेशी हैं उनमें ताकत आनी शुरू होगी और पेशेंट की जो फुट ड्रॉप की दिक्कत है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो जितने भी साई संजीवनी के पेशेंट हैं जिनको अपने टांग के अंदर स्टिफनेस महसूस हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, तो इस जिम बॉल का यूज़ कर सकते हैं। इस जिम बॉल को यूज़ करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने इस पर अपना पैर रखना है। पैर रखने के बाद इसको आप इस तरह से अपनी टांग को स्ट्रेच कर सकते हैं। आप हल्का सा पुश करेंगे, ये अपने आप रोल करना शुरू करती है। ये एक ग्लाइडिंग मूवमेंट देती है आपकी टांग को। इससे क्या होगा कि ये जो आपकी यहाँ पे स्टिफनेस महसूस होती है, यहाँ पे अकड़न आनी शुरू होती है, वो रिलीव होनी शुरू होती है, इसको आराम मिलना शुरू होता है। इसको आप स्ट्रेट तरीके से इस तरह से भी कर सकते हैं और इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स को उसको करने में दिक्कत होगी तो क्या कर सकते हैं कि मैं अकेले खुद ब खुद कर रहा हूँ, खुद ब खुद बैलेंस बना रहा हूँ। आप इसमें किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। जब आप इसे खुद करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक फ़ायदा और होता है कि आप अपनी टांग के ऊपर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल लेना सीख जाते हैं। आपको पता होता है कि कितना मूव करने पर मेरी पैर इधर जाएगा, कितना करने पर ये जाएगा, और यही हमें चाहिए होता है। क्योंकि जब आप अपनी मसल्स पर कंट्रोल ले लेते हैं, आपका ब्रेन उसको दोबारा से कंट्रोल में ले लेता है मसल्स को, तो आपकी जो दिक्कत है पैरालिसिस की वो सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। तो आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने अपने ब्रेन के सेल्स को मोटिवेट करने के लिए प्रॉपर तरीके से आपने साई संजीवनी की जो मेडिसिन आपको दी जा रही है आपने वो लेना है। खट्टा बिल्कुल नहीं खाना, और जो आपको एक्सरसाइज हम बताते हैं, हमारे डॉक्टर्स आपको सेंड करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस आपको जो सेंड की जाती हैं वो आपने फॉलो करनी है। अगर आपने फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं आपने कंटिन्यू रखना है, कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है आप स्पीच थेरेपी ले सकते हैं। तो आप अब जो एक्सरसाइज कर रहे थे उसे कंटिन्यू करना है। ये जो एक्सरसाइज होती हैं ये पर्टिकुलर दिक्कत के लिए एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज हमने बना रखी है, तो आप उसको समझिए, देखिए। अगर वो आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो वो आप कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी। यह आपकी, अगर आप देखें तो मेरा नी, एंकल, आपका हिप जॉइंट तीनों मूव कर रहे हैं इसके अंदर। अगर आपको ये मूवमेंट करने में आसान लगे तो आप इसको लेफ़्ट राइट लेके जा सकते हैं। इसमें अगर आप ध्यान दें कि मेरी टांग तो सीधी रहती है मगर मेरी हिप जॉइंट बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। मेरी पूरे लेग की जो मसल्स हैं जो इनर साइड की हैं, जो इस पैर को अंदर की तरफ लेकर आती है, वो वर्क करती है। जब मैं पैर को
बाहर की तरफ लेके जाता हूँ तो मेरी इस साइड की जितनी मसल्स हैं वो वर्क करती हैं। इस तरह से क्या होता है कि आपकी ओवरऑल जो टांग की मसल्स हैं उन सब की एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आराम से बैठे बैठे हो जाती है। इससे क्या होगा कि आप अगर टीवी भी देख रहे हैं, कुछ मैच चल रहा है, तो आप बहुत आराम से इसको कंफर्टेबल तरीके से कर सकते हैं। जब आप इसको करेंगे तो आपको थोड़ा सा खिंचाव, स्ट्रेच महसूस होगा अपनी लेग्स में, इनर साइड हो सकता है, बाहर की साइड हो सकता है, बट आप इसे इग्नोर करना सीखिए। थोड़ा सा पेन ज़रूर होता है इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के अंदर, मगर ये एट द एंड आपके लिए हेल्पफुल रहती है। इसके बाद फुट ड्रॉप के पे आ जाते हैं कि एंकल क्लेम कैसे कर सकते हैं इस एक्सरसाइज का, क्योंकि ये एक सॉफ्ट बॉल है, इलास्टिक बॉल की तरह है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको दिक्कत सिर्फ अपने एंकल के अंदर हो रही है तो समझो कि ये एक गाड़ी का पैडल की तरह है, तो आपने इसको अपने एंकल से पुश करने की कोशिश करनी है। ऐसे आप करते हैं तो आपकी जो एंकल की जो मसल्स हैं वो मूवमेंट लेना शुरू करती है, ये इसको वापस पुश कर देता है और ये आपका आराम से एंकल की जो एक्सरसाइज है वो होने लगती है। क्योंकि अगर आपको फुट ड्रॉप है तो जो आपकी ये वाली जो मसल्स हैं जो आपके फुट को ऊपर की तरफ खींचती हैं, इनमें वीकनेस होती है, क्योंकि आपका ब्रेन यहाँ तक सिग्नल नहीं भेज पा रहा होता, ये आपकी वॉक के अंदर चलने के टाइम आपकी पूरी तरह से हेल्प नहीं कर पा रही होती। तो हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या होता है कि जब हमने ब्रेन की मेडिसिन देनी शुरू की तो ब्रेन ने क्या किया, आपके जो कंट्रोल था वो तो लेना शुरू कर दिया, मगर उसको सिखाना पड़ रहा है। सिखाने के लिए हमें क्या करना है, एक ही चीज़ को बार बार आप करेंगे तो आपका ब्रेन उसको सीख जाता है, प्रोग्राम्ड हो जाता है, उसके अंदर मेमोरी चली जाती है कि मैंने अगर अपने फुट को इस तरह से पुश करना है तो कौन से सिग्नल आपने कैसे किस पाथवे से भेजना है, तो वो इसको सीख जाता है। तो आपने क्या करना है, रिपीटिशन, एक ही काम को बार बार आपने पैर रखना है बहुत आराम से और पुश करना है। मैंने अभी बॉल की उस साइड कोई नहीं है, कुछ नहीं है, आप वो बॉल को बॉल के साथ टिका कर आराम से कर सकते हैं। तो इससे आप करना बहुत आसान हो जाएगा और आप जितना चाहो उतना दम आप लगा भी पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इस बॉल को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दें कुछ इस टाइप से, उम्मीद करते हैं थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, इसको इस तरह से भी आप पुश कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बॉल के खिसकने का डर खत्म हो जाएगा और आपकी जो लेग की एक्सरसाइज है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इस तरह से आप एंकल की भी कर सकते हैं। अब बॉल जो है दीवार के साथ सट गई है और हमने पैर से बहुत आराम से रखा हुआ है, इसके बाद हमने सिर्फ अपने पंजे की मूवमेंट करनी है। अगर आपको ये थोड़ी टाइट लग रही है तो आप हवा में कम कर सकते हैं, अगर आपको बहुत लूज लग रहा है तो उसमें हवा बढ़ा भी सकते हैं। इसे हम कहते हैं वॉबल बोर्ड। इसको एक्सरसाइज करना बहुत आसान होता है, इस पर आपने बस खड़ा होना होता है। उसके बाद इसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इसको करना है। आपने सिंपली खड़ा होना है और इसे क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद 10 राउंड घुमाने के बाद आप इसे उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कई सारी मसल्स मेरी हिल रही हैं, मेरे टोज हिल रहे हैं, मेरे एंकल की जॉइंट पूरे में मूवमेंट हो रही है, मेरी जो हिप है वो बैलेंस कर रही है, मेरी बैक पूरा मेरे को बैलेंस कर रही है। तो इसको करने से सबसे ज़्यादा फायदा यही की मसल्स को होने वाला है, आपकी बैक को, आपकी थाइस की मसल्स को, काफ की मसल्स को, आपकी एंकल की मसल को। अगर आप देखा जाए तो इससे लोअर बॉडी की पूरी एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज हम कह सकते हैं। तो इसको करने से हमारी पूरा लोअर बॉडी का जो एक्सरसाइज है, मसल्स है, उन पे काम आ रहा है। इसे आप जब करेंगे तो आप खुद महसूस करना शुरू करेंगे कि कुछ टाइम के बाद ये आपको थोड़ी सी थकावट देने शुरू कर देती है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप बॉस पे बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। दिखने में बहुत सिंपल है कि आप बस एक बोर्ड पे खड़े होकर इसे गोल गोल घुमा रहे हैं, मगर इसमें दम लगता है। बैलेंसिंग की जो आपका फियर होता है वो निकलना शुरू होता है। जिन लोगों में बैलेंसिंग का फियर ज़्यादा हो उसको ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल सपोर्ट के ना करें। मैं यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट की कर रहा हूँ, मेरे यहाँ लेफ्ट में कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे राइट में कोई सपोर्ट नहीं है, मगर इसमें आप क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड चेयर्स रख सकते हैं। दोनों साइड चेयर रखने का फ़ायदा क्या हुआ, दोनों साइड आपके हाथ टिकाव हो जाएंगे। उसके बाद आपने पैर रखकर इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह से चेयर को साइड में रखकर भी आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपका जो गिरने का डर होता है वो कम हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी बॉडी इसकी यूज टू होती चली जाएगी, आपको चेयर की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी और बहुत आसानी से आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज में आपने कुछ नहीं करना, आपने 10 राउंड क्लॉकवाइज लेने हैं और 10 राउंड एंटी क्लॉकवाइज लेने हैं। इस तरह से करने से आपकी जो पूरी लोअर बॉडी की जो एक्सरसाइज है वो हो जाएगी, चाहे वो आपकी बैक हो, चाहे आपके हिप्स हो, चाहे आपका एंकल हो, चाहे आपका काफ मसल्स हो।
आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज इस छोटे से बोर्ड से हो जाएगी। ये जो बोर्ड है बहुत इजीली अमेजोन पे आपको इजीली मिल जाएगा। कोशिश करूंगा कि इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, जिसे आप मंगवा कर इससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैसे एक पैरालिसिस का पेशेंट जो साइंस इंजीनियरिंग की ट्रीटमेंट से ठीक हुआ हो, उसकी मूवमेंट्स वापस आ गई हो, 90% तक रिकवर कर गया हो, बैलेंसिंग की दिक्कत हो, कॉन्फिडेंस ना हो चलने में, वो कैसे एक फॉर्म के पीस से, छोटे से फॉर्म के पीस से कैसे अपनी उस बैलेंसिंग को सुधार सकता है। आपने कुछ नहीं करना होता, उस फॉर्म के पीस को अपने पैरों के नीचे रखिए। ये आपको एक ऐसी सरफेस देता है जहां पर आप अपने एंकल की मूवमेंट को बहुत आराम से कर सकते हैं और बिना घबराए, बिना किसी डर के कि आप गिर जाएंगे। तो आपने क्या करना है, फॉर्म पे खड़ा होना है और पैर को आगे की तरफ इस तरह से पुश करना है, पंजे को आगे की तरफ दबाना है, अपने पंजों से इस फॉर्म को दबाने की कोशिश करनी है। आप देख सकते होंगे कि मैं अपने पैर से, पंजे से इस फॉर्म को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मेरा क्या हो रहा है कि मेरी जो मांसपेशियां हैं वो पंजे को आगे करने की कोशिश कर रही हैं। जिन लोगों में फुट ड्रॉप हो, फुट ड्रॉप की दिक्कत हो, जहाँ पर थोड़ी बहुत मूवमेंट हो, पूरी ताकत ना आती हो, पैर पूरा पंजा ना उठता हो, उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइज अच्छी है, क्योंकि वो खड़े खड़े बिना किसी जगह भागे दौड़े, ट्रेडमिल के एक्सरसाइज किए इसको आराम से कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, फॉर्मली अपना 1-2 इंची का जो फॉर्म होता है, जो सीट की डलती है, आप अपनी चेयर्स के अंदर डालते हैं, सोफा के अंदर डालते हैं, डनलप की आती है, आपने उसको रखना है और उस पर खड़े हो जाना है। इसको आप थोड़ा और मोटा ले सकते हैं, मगर इससे पतला लेने की कोशिश ना करें। ये जितना मोटा होगा उतना ही आपकी एक्सरसाइज का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पंजे को बारी बारी गोल गोल घुमाने की कोशिश कर सकते हैं इस प्रकार से। अब आप देख रहे हैं कि मैं अपने पैर से फॉर्म को आगे की तरफ नहीं दबा रहा, मैं उसको घुमाते हुए उसको दबा रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, मेरी जो बैलेंसिंग वाली जो मसल्स हैं, जो छोटी बड़ी मसल्स हैं, सब पर असर आता है और इसमें आपको थकावट महसूस होनी शुरू होती है, थोड़ा सा आपको मुश्किल होना शुरू होता है। तो ये एक अच्छा होता है जब आप इसको काबू में कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपकी जो बैलेंसिंग है, जब आप चलते हैं, जब आप दौड़ते हैं, तो आपको बैलेंसिंग की जो शिकायत थी वो कम हो जाती है। जब आप ये 2 एक्सरसाइज कर ले, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम एक नॉर्मल एक्सरसाइज फॉर्म के साथ और कर सकते हैं, वो है दिस वन। पेशेंट छोटे छोटे स्टेप लेना सीख जाता है आराम से। तो पेशेंट को बोलिए उतरे चढ़े, क्योंकि ये सरफेस सॉफ्ट होता है तो पेशेंट को थोड़ा सा इसमें बैलेंस बनाने में परेशानी होती है। एक फ्लैट सरफेस की कंपैरेटिव में एक सॉफ्ट सरफेस पे पैर रखने पे पैर की मसल्स पे ज़्यादा उसका जोर पड़ता है और पैर की मसल्स ज़्यादा मूव करने के कारण आपकी जो दिक्कत है बैलेंसिंग की, चलने की, वो सुधार होने शुरू होती है। तो क्योंकि इस एक्सरसाइज में इस फॉर्म को यूज़ करने से आपकी बॉडी पे किसी का इंपैक्ट नहीं है, गिरने का डर नहीं है, इसलिए बिल्कुल सेफ है। पेशेंट को स्लो भी कर सकता है, आराम से भी कर सकता है। मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, पेशेंट को बोलिए कि आप इसे धीरे धीरे करें। इसको करने से क्या होगा कि आपकी एंकल से लेकर ऊपर हिप तक की सारी कमर तक की सारी मसल्स में मूवमेंट होने की वजह से, एक्सरसाइज होने की वजह से आपकी जो चलने का तरीका है वो सुधरना शुरू हो जाता है। तो एक बार तीनों एक्सरसाइज दोबारा से देख लेते हैं और जान लेते हैं कि कैसे कैसे एक्सरसाइज करने से आपकी बैलेंसिंग एक्सरसाइज एक छोटे से फॉर्म के पीस से ठीक हो सकती है। तो पहले एक्सरसाइज थी कि आपने फॉर्म के पीस के ऊपर खड़ा होना है और अपने पंजे को आगे की तरफ पुश करना है। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो आपकी जो एंकल की मसल्स है उनमें मूवमेंट काफी अच्छी हो जाती है। उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें हम पंजे को आगे की तरफ न दबाकर उसे रोटेशन में घुमाने की कोशिश करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरह से। इसमें क्या होता है कि मेरी जो सारी मसल्स हैं चारों तरफ की वो हिलनी शुरू हो जाती है, उनमें मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। इसके बाद आप इसे एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज फिर उसको उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों टाइप से एक्सरसाइज को किया जा सकता है। तीसरी एक्सरसाइज है, इसे आप एक सीढ़ी की तरह मान लीजिए, इस पे आपने चढ़ना है, दोनों पैर रखने हैं, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है। तो ये सिंपल एक्सरसाइज हैं जो आप पैरालिसिस के अंदर कर सकते हैं अपनी पैर की मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, अपनी जो खोई हुई क्षमता है दोबारा से चलने के लिए। शुरुआत करते हैं मेन एक्सरसाइजेस की। आपने कुछ नहीं करना, आपने एक चेयर लेनी, एक सॉलिड चेयर लेनी है, उसमें सॉलिड तरीके से आपने बैठ जाना है और उसके बाद आपने अपने टांगों को बिल्कुल सीधा रखते हुए एक एक करके उठाना है और ऊपर ले जाकर आपने काउंट करना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
ये करते समय आपने ध्यान रखना है कि आप जब अपना घुटना उठाएं तो आप दूसरी तरफ झुके नहीं, इस तरह से झुकना नहीं है, आपने अपनी बॉडी को सीधा रखना है और घुटने को उठाना है। उठाने के बाद आपने बहुत तेजी से नहीं करना है, इसको इस तरह से तेजी से नहीं करना, आपने थोड़ा सा इसको होल्ड करना है और धीरे धीरे ऊपर और नीचे लेके जाना है। आप इसमें 5 सेकंड का होल्ड भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको आप स्लो मोशन में भी कर सकते हैं आराम से। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 सेकंड आपके लिए होल्ड करना मुश्किल हो सकता है, तो आप 3 सेकंड भी इसमें इजीली कर सकते हैं। एक चीज आपने और ध्यान रखनी है कि जब आप एक्सरसाइज करें तो आपने दोनों पैरों की करनी है। कहीं आप ये ना करें कि आपका पैरालिसिस वाला पैर है जो दिक्कत है सिर्फ उसी पैर की करते रहें और दूसरे पैर की ना करें, ऐसा नहीं करना। आपने दोनों पैर की बराबर एक्सरसाइज करनी है, वरना आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। दूसरी एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, अपने पैर को सीधा करना है और इसे होल्ड करना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हो सकता है आप पूरी टांग को सीधा ना कर पाए, थोड़ी सी कर पाए, जितना आप जोर लगा सकते हैं उतना लगाइए और उसको वहां पे थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मेरे पैर पूरा घुटना खुलता नहीं, ताकत तो है बट ये पूरा खुल नहीं पा रहा और मेरी टांग जब मैं उठाने की कोशिश करता हूँ तो सिर्फ इतनी उठती है, पूरी नहीं उठती, सिर्फ इतनी ही उठती है। अगर आपसे इतनी ही उठ रही हो तो आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कीजिए कि कुछ सेकेंड यहाँ पर इस पोजिशन में वो रुके और दोनों टांगों की आप इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद एक मूवमेंट होती है हमारी ये वाली पैर की रोटेशन वाली, तो आप थोड़ा सा इसको ये वाली एक्सरसाइज भी रोटेशन करके आप देख सकते हैं। आपने पूरा का पूरा पैर मोड़ना है, घुटना नहीं मोड़ना, पूरा का पूरा पैर मोड़ना है। इसको आप कीजिए, स्लो मोशन के अंदर कीजिए, 10 बार कीजिए, आपको आराम मिलना शुरू होगा। आपकी जो मसल्स में थोड़ी स्टिफनेस है वो भी निकलनी शुरू हो जाएगी और आपको अपनी जो ताकत है वो आपको गेन होती हुई नजर आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम यूज करने वाले हैं इलास्टिक बैंड का। ये इलास्टिक बैंड होता है, हम इसका बहुत यूज करते हैं साइंस इंजीनियरिंग में, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं, ये जो मार्केट में जिम वाले मिलते हैं, ये मिलना मुश्किल होता है, हर किसी के घर के आसपास नहीं मिलता। कोई राजस्थान रहता है, कोई गुजरात रहता है, उनके आसपास ये सब सामान मिलना मुश्किल होता है, मगर उसके बिना भी हम इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। उसका तरीका हमने निकाला है ये इलास्टिक बैंड। ये 1.5 इंची इलास्टिक बैंड है, आप 2 इंच वाला भी ले सकते हैं, मोटा सा मोटा भी ले सकते हैं, इसको अपने हिसाब से आप साइज दे सकते हैं। तो हम इसका एक बैंड बनाते हैं, एक छोटा सा फंदा बना लेते हैं, यहाँ पे हम नोट लगा देते हैं इसको। ये हमने एक छोटी सी नोट लगाई। अब ये जो बैंड है और ये जो मार्केट में मिलता है 300-400 रुपए का, ये एक जैसे हो जाते हैं, सेम काम करते हैं। ये हो सकता है थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए काम करे। अब आपने दोनों पैर में इसको डाल लेना है एक साथ और अपने इस पैर को बाहर की तरफ ले जाना है कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए कि मेरे सीधे हाथ में दिक्कत है, सीधे हिस्से में पैरालिसिस हुआ था, तो अब यहाँ पर कमजोरी है, इस पैर को हमने ताकत देनी है, दोबारा से ताकत देके दोबारा से हमें तेजी से दौड़ना शुरू करना है, चलना शुरू करना है। तो हम क्या करेंगे, बैंड बांधा है हमने और उसके बाद 1 2 3 4 5। ध्यान देना कि हमने दोनों साइड की एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ एक साइड की नहीं करनी। नेक्स्ट पैर 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आप इसे 10-10 बार दिन में 3 बार कर सकते हैं, 30 बार कर सकते हैं, 30 टाइम, 40 टाइम, 50 टाइम, अपनी ताकत के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इनको आप घुटने पे ले जा सकते हैं, घुटने पे भी इसको ले जाकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप पैर पे पैर खोलने की कोशिश करें। तो अब हम घुटनों को एक दूसरे से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। मेरे राइट साइड में दिक्कत है मान लीजिए, तो इस प्रकार से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5। याद हमेशा याद रखना है कि हमने दोनों पैर की करनी है, इसलिए हम 1 2 3 4 5। तो आपने बराबर एक्सरसाइज दोनों साइड की करनी है। आप इसके 10-10 के सेट कर सकते हैं, 3 बार, 30 बार, 40 बार, जितनी बार आप चाहें उतनी बार इसको आप
कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई हार्म नहीं है, बहुत आराम से है, गिरने का डर नहीं होता कि पेशेंट गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, ये दिक्कत भी इसमें नहीं देखने को मिलती। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ना सिर्फ आपको अपनी लेग की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा, बल्कि पैरालिसिस को समझने में हेल्प करेगा कि पैरालिसिस कैसे आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, कैसे उसकी रिकवरी होती है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हो। आप अपॉइंटमेंट लेकर क्लिनिक पर आकर मुझसे मिल भी सकते हो। हमारी साइट sciencesengineering.com पर जाकर हमारे बाकी पेशेंट की आप इंटरव्यूज भी देख सकते हो, बल्कि वहाँ पे छोटा सा फॉर्म दे रखा है, आपसे फिलअप कर अपनी जो दिक्कत है वो भी हमारे डॉक्टर्स को बता सकते हो। डॉक्टर एक बार समझ लेता है, देख लेता है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपका पैरालिसिस का ट्रीटमेंट आगे मूव ऑन करता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी